गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले सबसे पहले कल के लिए एक माफ़ी। बहुत सारे लोगों ने लिखा, अपनी फैमिली मेम्बर ने, और मुझे भी तकलीफ़ पहुंची कि मैं कैसे भूल गया। मैंने बापू के जन्मदिन की बधाई तो दे दी थी, कल गांधी जयंती थी, लेकिन शास्त्री बाबू को भूल गया था और उसके लिए दिल से माफ़ी। कई बार ऐसा होता है, ऐसी गलतियां होनी नहीं चाहिए, लेकिन कल गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन था तो भूल गया। उम्मीद है आप लोग माफ़ कर देंगे, लेकिन शास्त्री बाबू को भी इस मौके पर दिल से इस जयंती जन्मदिन की बधाई। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। यूँ तो हर शहर में कोई ना कोई क्राइम होता है, एक लंबा इतिहास रहा है, नए पुराने केसेस होते हैं, खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। पर कहते हैं कि पुणे की इतिहास में और पुणे पुलिस की हिस्ट्री में एक ऐसी लाश मिली थी जो इससे पहले कभी मिली ही नहीं थी। और जिस तरीके से वो लाश मिली, खुद पुणे पुलिस हैरान थी। लेकिन जब लाश मिली तब कहानी कुछ और थी और पुलिस को कुछ शक भी नहीं हुआ। हुआ ये कि पुणे से दूर एक गांव में एक शख्स की लाश मिलती है और वो लाश एक खेत में मिली थी और लाश के का सर जो है वो गायब था, लेकिन सर के नीचे का बाकी हिस्सा जो था वो बुरी तरीके से कटा फटा था, मतलब टुकड़ों में थे छोटे छोटे। और उसकी वजह ये थी कि लाश का कुछ हिस्सा एक जो रोटावेटर है उसमें फंसा हुआ था। जो गांव में लोग रहते हैं वो रोटावेटर के बारे में जानते हैं, शिकारपुरी के पास खुद है। रोटावेटर वो होता है जो खेती के लिए, सिंचाई के लिए, जब आप ज़मीन को समतल करना या फिर मट्टी को खोदना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है और वो एक नुकीली चीज़ होती है, तो उसके ज़रिए आप मिट्टी को अपने उसी हिसाब से ढालते हैं, निकालते हैं। तब उसमें बड़े ब्लेड्स और बाकी चीज़ें होती हैं लगी हुई। तो उसी रोटावेटर में इंसानी लाश के कुछ टुकड़े फंसे हुए थे और इत्तेफाक से सुबह सुबह एक किसान जब खेत में पहुंचा तब उसने देखा कि इस रोटावेटर पर, मतलब अजीब मंजर था उस पूरे इलाके में, उस पूरे वहाँ पे जहाँ पे ये रोटावेटर खड़ा था, खून ही खून और इंसानी लाश के टुकड़े। पुलिस को खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुँची, लेकिन लाश का सर गायब था। अब कुछ हिस्से बचे हुए थे, कुछ जिस्म पे कपड़े भी थे, तो गांव के लोग फौरन जमा हो गए। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आई लाश की शिनाख्त में, इसलिए कि पहले तो ये पता चला कि ये रोटावेटर किसका है। तो पता चला इसी गांव के एक किसान जिसका नाम सुभाष है, सुभाष उर्फ केरवा छबन थोरवे, उसी का है और वो किसानों को किराए पर देता है। अब चूँकि रोटावेटर उसी का, फैमिली के लोग भी आ गए। थोड़ी देर में फैमिली वालों ने उन लाश के टुकड़ों में वो जो कपड़े पहने हुआ था, वो सिमटा हुआ था, उसको देखकर पहचान लिया कि ये सुभाष की लाश है। अब पुलिस मौके पर आती है, सारी चीज़ों का मुआयना करती है और ऐसा लगता है कि शायद ट्रैक्टर चलाते हुए जो शख्स था, अति सुभाष, क्योंकि उसी का था, और वो गलती से एक्सीडेंटली उस रोटावेटर पर जाकर गिर गया और वो चूँकि चल रहा था और उसी के ब्लेड में फंस गया और इसलिए उसके लाश के टुकड़े हो गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका सर कहीं नहीं मिला आसपास में। तो पुलिस को लगा क्या पता तो रोटावेटर के हिस्से में आकर सर के भी टुकड़े वुकड़े ना हो गए। तो खैर पुलिस ये सारी चीज़ें करती है, लेकिन एक शक तो रहता है। और उसके बाद ये बात थी 17 दिसंबर 2022 की, जब ये लाश और उसके टुकड़े मिले। इसके बाद 22 दिसंबर 2022 को उसी पुणे के इलाके में, वहाँ पर एक इंद्रायणी नदी है, उसी किनारे सुभाष का एक शोक सभा रखा गया और तमाम लोगों को बुलाया गया। बाकायदा उसके लिए एक पोस्टर छपा और उस पोस्टर में सुभाष की तस्वीर थी और एक लाइन लिखी हुई थी, और वो लाइन ये थी कि आपकी प्यारी यादों की खुशबू हमेशा हम लोगों के साथ रहेगी, और साथ में सुभाष की तस्वीर। और कार्यक्रम की तारीख 22 दिसंबर 2022 दोपहर का वक्त उस पर लिखा हुआ था। सारे लोग, सारे रिलेटिव, सारे गांव के लोग आए, शोक सभा में शामिल हुए और उसके बाद सब लौट गए। ये बात है 22 दिसंबर की। अब 22 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को अचानक एक अनहोनी होती है। अनहोनी ये कि जिस गांव में सुभाष रहता था, उस गांव से कुछ गांव दूरी पर उसकी एक बहन रहा करती थी।
और शोक सभा में वो जिस दिन मौत की खबर मिली तभी पूरा परिवार आ गया था, शोक सभा में शामिल हुआ। उसके बाद 23 दिसंबर को ये लोग अपने अपने घरों को लौट गए। जब घर को लौटे तो 23 दिसंबर की देर रात अचानक सुभाष की बहन के घर पर दस्तक होती है। जब दस्तक होती है वो दरवाज़ा खोलती है, जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो बेहोश हो जाती है। दरवाजे पर उसका भाई वही सुभाष खड़ा था, जिसके अंतिम संस्कार के वक्त भी वो गांव में थी और जिसके शोक सभा में 24 घंटे पहले वो इंद्रायणी नदी के किनारे थी। और वो सुभाष अब सामने खड़ा था। जब उसे होश आया वो भूत भूत चिल्लाने लगी। अब घर के बाकी लोगों ने भी जब देखा तो सभी का एक ही हाल। सुभाष को समझ में आ गया मामला क्या है। वो फौरन कहता है कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद उन लोगों को थोड़ी सी तसल्ली होती है और कि चलो, और फिर उन्हें यकीन हो जाता है। और इसी यकीन के बाद उन्हीं में से एक रिलेटिव, बहन नहीं, बहन तो अपने भाई को गले लगा रही है, उन्हीं का एक और रिश्तेदार वो सुभाष के गांव फ़ोन कर देता है उसके घर पर। सुभाष एक शादीशुदा शख्स था। 2 साल पहले उसकी बीवी ने खुदकुशी कर ली थी, जान दे दी थी अपनी। 2 बच्चे हैं। तो उसके घर पे फ़ोन आया कि सुभाष जिंदा है। घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। और ये धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई कि 24 घंटे पहले जिसका शोक सभा जिसकी हुई, जिसके अंतिम संस्कार में लोगों ने हिस्सा लिया, वो सुभाष जिंदा है। अब ये बात पुलिस के कानों तक पहुंची। अब पुलिस उधर सर को लेकर शक में जुटी हुई थी कि शक तो था कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। इधर फ़ोन आ गया बहन के घर वालों के यहाँ से कि ये जिंदा है। उधर जैसे ही सुभाष को पता चला कि घर वालों तक बात पहुंच गई है, उसके बाद उसकी बहन और वो लोग उसको लेकर गांव उसके पहुंच जाते हैं कि चलो सब खुश होंगे, तुम्हारे बच्चे खुश होंगे, पिताजी माताजी सब खुश होंगे। अब वो पहुंचता है गांव आता है। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। लोग चमत्कार मान रहे हैं, कुछ अब भी उसे भूत समझ रहे हैं। अब ये सब कुछ घर के अंदर चल रहा है। तभी पुलिस, लोकल पुलिस थाने तक ये खबर पहुंचती है। लोकल पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचती है और अब सुभाष उनके सामने जिंदा खड़ा है। लेकिन थाने आने से पहले उसी पुलिस थाने में एक और रिपोर्ट लिखी हुई थी। और ये रिपोर्ट सुभाष के गांव से एक गांव छोड़कर एक और गांव था। उस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम है रविंद्र घेनंद। तो रविंद्र के घर वाले थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं कि रविंद्र 18 दिसंबर से लापता है। उम्र 48 साल रही होगी। और रविंद्र और सुभाष दोनों दोस्त थे। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। उन्होंने कहा तफ्तीश करते हैं। अब इधर अंतिम संस्कार हुआ, लोगों के सामने ये सच्चाई है। लेकिन सुभाष घर लौट आया, ये दूसरा सच है। और तीसरा सच ये है कि एक और शख्स जो सुभाष का दोस्त है रविंद्र, वो 17 दिसंबर से गायब है, ठीक उसी दिन से जिस दिन सुभाष की लाश मिली थी। अब पुलिस पहुंचती है सबसे पहले तो ये कि ये बताओ भाई तुम 17 से 23 तक कहाँ थे और अचानक अब तुम टपक पड़े। फिर ये हुआ कि चूंकि दोस्ती थी तो पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है और गांव में जहाँ जहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा वैमरा मिल रहा है वो भी पूछताछ कर रही है। लेकिन इधर गांव का आलम यह है कि सब खुशी के मारे पागल हो रहे हैं कि भाई जिसे हमने मुर्दा माना वो जिंदा होकर आ गया है। अब भी कुछ इस डर में है कि ये भूत प्रेत है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन पुलिस कानून के हिसाब से चुपचाप अब अपनी तफ्तीश कर रही है रविंद्र की गुमशुदगी की। तो जब तफ्तीश करती है तो पुलिस को कुछ सीसीटीवी कैमरे मिलते हैं। उस कैमरे में कुछ चीज़ें सामने आती हैं और पता चलता है कि 16 दिसंबर को रविंद्र और सुभाष साथ में थे। इसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि अब रविंद्र गायब है और सुभाष लौट आया, तो सीसीटीवी कैमरे की बरामदगी के बाद पुलिस ने कहा कि सुभाष से ज़रा तसल्ली से पूछताछ करते हैं, लेकिन घर और गांव में नहीं, वरना लोग भड़क जाएंगे। उसे लेकर थाने बुलाया जाता। अब थाने में उससे पूछा जाता तुम्हारा दोस्त रविंद्र कहाँ है। वो इधर उधर की बातें करता है। फिर पुलिस उससे सीसीटीवी के फुटेज दिखाती है और आखिरकार सुभाष सच उगलता है। फिर वो एक कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि 2 साल पहले सुभाष की बीवी ने अपनी जान दे दी थी। उसके बाद पड़ोस के एक गांव की एक महिला से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे।
अब प्यार इस कदर आगे बढ़ा कि दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे। लेकिन सुभाष के 2 बच्चे थे। गांव, बिरादरी, रिश्तेदार, पंचायत, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि ये शादी हो नहीं सकती। तो उसे पता था कि ये शादी हो गई नहीं और बच्चे भी अब बड़े बड़े होने वाले हैं, तो सब विरोध करेगा, तो फिर वो क्या करे। तो उसने तय किया कि नहीं, रहना तो मुझे उसी के साथ है, अपनी उसी प्रेमिका के साथ। और फिर इन दोनों ने मिलकर तय किया कि हम दोनों कहीं इस इलाके से, इस पूरे राज्य से ही दूर जाकर अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे और वहीं रहेंगे। सुभाष ने भी तय कर लिया अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को छोड़ देगा और उसने भी, और वो दोनों शादी करेंगे और जाकर कहीं दूर किसी नए नाम, किसी नई पहचान के साथ किसी नए शहर में अपना नया आशियाना बनाएंगे। ये तय हो गया। लेकिन अब ये है कि कैसे। हालांकि वो चाहता तो खामोशी से दोनों निकल लेते, लेकिन नहीं। उसे लगा कि लोग और घर वाले उसे ढूंढेंगे आखिर तक, तो ऐसा क्या काम किया जाए कि वो लोग न ढूंढे उसे, उसका अपना परिवार उसे न ढूंढे। तब फिर उसने एक बड़ी खतरनाक साजिश रची, खुद को मुर्दा करना दुनिया वालों के सामने। लेकिन खुद को मुर्दा करार देने के लिए किसी और को मुर्दा बनाना जरूरी था। अब इसके लिए उसने तैयारी शुरू की। उसके पास अपना एक रोटेटर हुआ करता था, मतलब रोटावेटर, जो खेती वेती के इस्तेमाल में होता, जो मैंने आपको शुरू में बताया, लोगों को किराए पर देता था। तो उसका दोस्त जो था रविंदर, वो भी एक, उसकी अपनी भी किसानी थी, ज़मीन थी, लेकिन वो एक ड्राइवरी का भी काम करता था। तो जिन किसानों को अपने खेत में जोतने के लिए ट्रैक्टर और रोटावेटर चाहिए होता था, तो ये चूँकि दोस्त था, ये उसको दे देता था और वो उसकी चलाता था, उसके बदले में उसको पैसे मिलते थे दिहाड़ी। 16 दिसंबर को अचानक सुभाष रविंद्र को बुलाता है, कहता चल तुझे एक लोकल क्रिकेट मैच दिखाते हैं। दोनों को क्रिकेट देखने का और खेलने का भी शौक था एक वक्त में, अब देखने का। तो एक लोकल टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ वो दोनों गए और वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट मैच देखा। मैच देखने के बाद वापस आए, शराब की बोतलें खरीदी। उसके बाद उस शाम एक किसी और किसान ने ट्रैक्टर और रोटेटर हायर कर रखा था कि तुम हमारे यहाँ जोत दो। तो रविंद्र एक ड्राइवर के तौर पर वहाँ ये दोनों पहुँचे। रात 9 बजे तक वो जोतता रहा खेत को। 9 बजने के बाद उन्होंने शराब पी। शराब पीने के बाद उसी खेत में अचानक एक तेज़ धार, वो घास काटने वाला दतिया जो होता है शायद, वो उससे मारता है और रविंद्र की मौत हो जाती है। इसके बाद वो उसी से उसका गला काटता है। बाकी लाश खेत में पड़ी है। वो खुद ट्रैक्टर पर बैठता है और उसी रोटावेटर को उस पर चला देता है, जिससे लाश के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो एक और काम करता है। जब गला काट देता है तो फिर वो उस लाश से उसके कपड़े उतारता है, रविंद्र के शर्ट और पैंट। उतारने के बाद अपने कपड़े उसे पहनाता है। पहनाने के बाद अब उसके बाद वो ट्रैक्टर पर बैठता और उसी लाश पर रोटावेटर चला देता है ताकि बिल्कुल पहचान में ना आए। और फिर उसी रात के अंधेरे में, अब चूंकि उसने अपने कपड़े पहना दिए और रविंद्र के कपड़े खुद नहीं पहने, क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि वो तो रविंद्र था, तो उसने वो हथियार जिससे मारा, उसके कपड़े, ये सारी चीज़ें उठाई और वो सर और ले जाकर दूर एक कुएं में ये सारी चीज़ें फेंक दी। अब वो खुद नंगा है और उसी नंगे में अंधेरे में जा रहा है। दूर जाने के बाद किसी शख्स से उसने पैंट लिया और एक शॉल ली, क्योंकि दिसंबर का महीना था। शॉल लेकर और पैंट लेकर अब वहाँ से वो सीधे निकलता है और उस गांव में पहुँचता जहाँ उसकी प्रेमिका रहती है। वहाँ जाने के बाद उससे कहता है कि चलो फ़ौरन अब वक्त आ गया, हम दोनों अपनी दुनिया बसाएंगे। वो अपनी प्रेमिका को लेकर निकल जाता है। फिर ये वहाँ से दूर निकलते हैं। एक जगह एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर रुकते हैं 3 दिन तक। 17 हो गया था, 17, 18, 19। 3 दिन के बाद तीसरे दिन वो अपनी प्रेमिका को बताता है कि अब हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमें ढूंढेगा भी नहीं। तो वो पूछती है कैसे? तो उसने कहा मैं दुनिया वालों की नज़र में मर चुका हूँ और मेरा अंतिम संस्कार भी हो गया और कल शायद मेरा शोक सभा भी होगी। तो उसने कहा ये कैसे मुमकिन हुआ? तब वो अपनी प्रेमिका को सच बता देता है। कहता है कि खुद को मुर्दा करार देने के लिए मुझे किसी और को मुर्दा बनाना था, तो मैं अपने दोस्त रविंद्र को बना दिया। सर गायब है, कपड़े मैंने अपने पहना दिए, घर वाले शिनाख्त कर लेंगे और हमें ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा।
यहाँ ये बात उल्टी पड़ गई। जैसे उसने अपनी प्रेमिका को बताई वो डर गई। उसे लगा ये शख्स मेरे साथ रहने के लिए कत्ल कर सकता है, आगे चलकर पता नहीं क्या करेगा। उसने अपनी डर और दहशत को छुपाई और कहा कि देखो तुम मुझे अभी तो मेरे घर लौटा दो, जब सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अब वो उससे प्यार भी करता था। उसने उसकी बात मानी और उसके बाद 22 दिसंबर की रात को ही वो, जिस दिन इसकी शोक सभा थी, अपनी प्रेमिका को उसके गांव छोड़कर रात के अंधेरे में वहाँ से निकलता है। वहाँ से अब ये पूरे 20 किलोमीटर तक, क्योंकि इसे ये डर है कि लोग देख ना लें किसी कोई भी एक गाड़ी से या किसी से जाने में, तो अंधेरे में ये तय करता है कि अंधेरा हो जाए तो फिर बहन के घर जाऊँगी, एक रात गुजारूँगा, फिर वहाँ से कहीं निकलूँगा। 20 किलोमीटर तक पैदल चलता है और 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रात को अपनी बहन के घर पर दस्तक देता है। बहन देखते ही बेहोश हो जाती है, भूत समझती है, लेकिन बाद में उसी के गांव में ये खबर जाती है, सच्चाई सामने आती है कि वो कभी मरा ही नहीं था, तो इसलिए भूत कहाँ से बनेगा। पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार किया और उसने पूछताछ में ये कबूला कि मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका के साथ एक खामोश और गुमनाम जिंदगी जीने के लिए मैंने यह कत्ल किया और वो बेचारा गरीब उसका दोस्त मारा गया। फिलहाल वो जुडिशल कस्टडी में है, जेल में है। मुकदमा अभी चल रहा है, 2 साल हुए हैं। बीच में कोरोना की वजह से डिले भी हो गया और उम्मीद ये है कि शायद 1-2 साल में इसका फैसला आ जाए, तो भी जल्दी है। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। एक तो सबसे पहले आज पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। शिकारपुरी भी इधर बैठे हुए हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि हाँ मेरी तरफ से भी, शिकारपुरी की तरफ से भी। और आज मेरे बड़े ही ख़ास दोस्त संजीव भाई, उनका जन्मदिन है। ये लॉस एंजल्स में रहते हैं। जब मैं अभी अमेरिका गया, क्या इन्होंने मतलब दोस्ती निभाई, मतलब लाइफ टाइम जब इनके साथ जितने दिन रहा, मस्त मौला इंसान, बेहद अच्छे दिल के, गजब स्मार्ट, मासूम, अलग और नहायत अच्छे और शरीफ इंसान। तो संजीव भाई, ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ है कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यूं ही मासूम रहें। और आज आपका ख़ास दिन है, तो मुझे पता चला कि आज बर्थडे पार्टी भी प्लान किया आपने। तो संजीव भाई हैप्पी बर्थडे। सीमा जी, मन्नू और मिनी, अच्छे से आप लोग पार्टी एंजॉय करो।